आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आरएसएस पर सवाल पूछने पर बीजेपी ने प्रियांक खड़गे की जाति का मुद्दा उठाया, तो अब खड़गे ने राज्य के गृह मंत्री होने के नाते सवाल पूछ लिया है। इस बीच अबू धाबी मामले में एनटीए ने अब दोष छात्र पर ही मढ़ दिया। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को लेकर अमित शाह ने बड़ा दावा कर दिया। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। प्रियांक खड़गे की जाति पर बीजेपी ने उठाया सवाल, तो गृह मंत्री के नाते खड़गे ने आरएसएस पर दागे और सवाल। अबू धाबी सेंटर मामले में अब बोला एनटीए, छात्र ने खुद चुना शहर, पहले बताई थी टेक्निकल गड़बड़ी। शिवसेना यूबीटी के बागियों को फिर से नोटिस, शाह का दावा नहीं रहे गुट, एक हो गई शिवसेना। ट्रंप मोदी मुलाकात पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, बोले पीएम ने क्यों नहीं किया विरोध। युद्ध विराम के बावजूद दक्षिणी लेबनान में इस्राएली हमले जारी, अभी खत्म नहीं हुआ तनाव। कर्नाटक में आरएसएस पर बहस और तेज हो चुकी है। अब राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने बीजेपी के उन सवालों का जवाब दिया है जिनमें बीजेपी एमपी रमेश जिगाजिनगी ने पूछा था कि एक दलित आदमी को आरएसएस से क्या मतलब। इस पर अब प्रियांक खड़गे ने राज्य के गृह मंत्री होने के नाते सवाल उठा दिए। खड़गे ने कहा कि जब आरएसएस सार्वजनिक तौर पर मार्च निकालता है तो उसकी सुरक्षा कौन देता है। खड़गे का कहना है कि आरएसएस की सुरक्षा कोई वाणिज्य विभाग या महिला एवं बाल कल्याण विभाग नहीं करता, बल्कि राज्य का गृह विभाग ही इसकी जिम्मेदारी संभालता है। इसलिए ऐसे में मुझे ये जानना जरूरी है कि आखिर सरकार किस संगठन को और किस उद्देश्य से सुरक्षा दे रही है। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि अगर आरएसएस के अपने दावों के मुताबिक समय समय पर करीब 20 लाख लोग राज्य में इकट्ठा होते हैं, तो ये जानने की जिम्मेदारी किसकी है कि ये लोग कौन हैं और किस उद्देश्य से इकट्ठा हो रहे हैं। नीट री एग्जाम से पहले नागपुर के छात्र के अबू धाबी में सेंटर मिलने के मामले पर अब एनटीए ने कहा है कि छात्र ने खुद ही परीक्षा केंद्र का शहर अबू धाबी को चुना था। एजेंसी के मुताबिक ये बदलाव ओपन करेक्शन विंडो के दौरान किया गया और उसके रिकॉर्ड में एक ही यूजर लॉगिन पैटर्न दिखाई देता है। एनटीए ने यह भी दावा किया कि अबू धाबी विकल्प को उम्मीदवार ने 2 बार प्रीव्यू भी किया था और बाद में उसे कंफर्म भी किया गया। एनटीए ने बताया कि 19 जून की शाम को उन्हें सेंटर बदलने की एक अनौपचारिक रिक्वेस्ट भी मिली थी, जिसके बाद एजेंसी ने तुरंत प्रक्रिया शुरू की और छात्र के पिता से संपर्क किया। एजेंसी का कहना है कि छात्र के अनुरोध पर ही बाद में सेंटर को वापस नागपुर कर दिया गया। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इससे पहले जब ये मामला सामने आया था उस वक्त एनटीए ने इसे टेक्निकल गड़बड़ी कहा था। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर छात्र ने ये सेंटर खुद ही चुना था तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई गई, पहले क्यों टेक्निकल गड़बड़ी की बात कही गई। अबू धाबी सेंटर मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुद्दा उठाते हुए एक्स पर लिखा कि नागपुर का एक बच्चा 1 महीने से नीट री एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कल परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, उसका सेंटर निकला अबू धाबी। ना पासपोर्ट, ना परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे और ना कोई वक्त बचा है। वो रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से मना कर रहा है। क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है? आखिर ऐसा हुआ कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक ना पहुंचने पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रही है। राहुल का कहना है कि जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सका, उल्टा विदेश में भेज दिया गया, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं है। कोटा में भी उन्होंने यही बात कही थी कि ये अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रही, ये एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली बन चुकी है। राहुल ने कहा कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के अधिकारी हैं और हम उन्हें ये दिलवा कर रहेंगे। शिवसेना यूबीटी ने पार्टी के 6 बागी सांसदों को फिर से कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के भीतर लिखित जवाब देने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर तय समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो माना जाएगा कि उन्होंने अपनी इच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है और उनके खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस बीच राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी कहा कि इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी ताकत से उनकी सदस्यता रद्द कराने की कोशिश करेगी। राउत ने कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष नियमों और कानून के मुताबिक फैसला लेंगे तो इन सांसदों को अयोग्य ठहराया जाएगा। शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसद अभी आधिकारिक तौर पर शिंदे सेना में शामिल भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा कर दिया
कि अब शिवसेना एक हो गई है। शाह ने शनिवार को कोल्हापुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब शिवसेना में कोई गुट नहीं बचा है और पार्टी पूरी तरह से एक हो चुकी है। पहले एकनाथ शिंदे जी के नाम के साथ शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट नहीं बचा है, सिर्फ एक ही शिवसेना है। शाह ने उद्धव ठाकरे पर राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस की गोद में बैठने का भी आरोप लगाया। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें ताकि ये बुलेटिन आप ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का। कोलकाता एयरपोर्ट पर टीएमसी बीजेपी समर्थक भिड़े। ट्रंप मोदी मुलाकात पर केजरीवाल का तीखा हमला। बांग्लादेश में राम प्रतिमा विवाद पर सड़कों पर उतरे हिंदू। दक्षिण लेबनान में इस्राएली हमले, युद्ध विराम पर उठे सवाल। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि शुक्रवार रात जब वो दिल्ली से कोलकाता लौटे तो एयरपोर्ट पर एक बीजेपी का समर्थक हथियारों के साथ मौजूद था। इसी वजह से अभिषेक की सुरक्षा में चूक पर सवाल उठे। इस घटना के बाद टीएमसी के शीर्ष नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने सवाल उठाया कि क्या ये हत्या की कोशिश थी। सांसद सागरिका घोष ने पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की है और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। इसी दौरान एयरपोर्ट पर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प की भी खबरें सामने आई, जहां कुछ लोगों ने महिला समर्थकों के साथ धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। टीएमसी का कहना है कि सत्ता से बाहर आने के बाद उनके नेताओं पर हमले बढ़ चुके हैं और राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती ही जा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये आरोप राजनीतिक रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि जिस ट्रंप ने 3 बेकसूर भारतीयों की हत्या करवा दी, मीटिंग में मोदी जी ने उनकी जमकर तारीफ की और भारतीयों की हत्या का मुद्दा भी नहीं उठाया। मोदी जी की हिम्मत ही नहीं हुई। केजरीवाल का कहना है कि एक पत्रकार ने जब ट्रंप के सामने ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने बड़े ही घमंड भरे अंदाज से जवाब दिया और कोई अफसोस जाहिर नहीं किया। ट्रंप से एक पत्रकार ने भारतीय नाविकों की मौत पर संवेदना जताने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन इस पर पीएम मोदी ने जरा भी विरोध नहीं जताया। केजरीवाल ने पीएम मोदी से पूछा कि आप ट्रंप से इतना डरते क्यों हैं? आप सख्त और सौम्य भाषा में भी तो विरोध कर सकते थे। आज देश को एक मजबूत और सख्त प्रधानमंत्री की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लगातार भारत का अपमान हो रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार को हजारों हिंदू सड़कों पर उतर आए। उन्होंने भगवान राम की तस्वीर के कथित अपमान और राम की विशाल प्रतिमा के निर्माण पर रोक लगाए जाने के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने भगवान राम की तस्वीर का अपमान किया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हिंदू महाजोट ने भी कहा कि अगर राम की प्रतिमा का निर्माण दोबारा शुरू नहीं हुआ तो हम बांग्लादेश के सभी 64 जिलों में एक राम मंदिर बनाने का अभियान शुरू करेंगे। वहीं राष्ट्रीय पूजा उत्सव समिति ने भी देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है और उनकी आबादी देश की कुल जनसंख्या का करीब 8% है। हाल के वर्षों में हिंदू समुदाय के खिलाफ घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच सांप्रदायिक हिंसा की 133 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। सीजफायर होने के बावजूद दक्षिणी लेबनान एक बार फिर से गोलियों और धमाकों से तहल उठा। ताजा इस्राएली हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई घर और आवासीय इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। लेबनान की सरकारी मीडिया के मुताबिक नबाती इलाके में इस्राएली लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने सिलसिलेवार हमले किए और साथ ही तोपों से भी लगातार गोलाबारी जारी रही, जिससे पूरे इलाके में एक बार फिर से दहशत फैल गई है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब ये सब उस समय हुआ जब इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच हाल ही में युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। शुक्रवार को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद दावा किया गया था कि दोनों पक्ष युद्ध रोकने पर सहमत हो चुके हैं, जिसमें लेबनान मोर्चा भी शामिल होगा, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए एमओयू को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका पर समझौते की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि एमओयू की पहली ही शर्त पूरी ना होना इस बात का संकेत है कि अमेरिका में ईरानी जनता का भरोसा जीतने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो अमेरिका को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते के वादों के उल्लंघन का स्मार्ट जवाब देगा। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान अपने फैसलों को लेकर पूरी तरह दृढ़ है और पीछे हटने वाला नहीं है। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे के बुलेटिन में नई खबरों के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.